से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप हमारे इस बोर्ड को अच्छे तरीके से देख लें और उसके बाद मैं आपसे इस विषय पे बात करूँगी। हाँ, तो आपने देख लिया होगा। आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताना चाहूंगी। इसके पहले जो क्लास मैंने लिया उसमें मैंने प्राचीन भारत के इतिहास के जानकारी के लिखित स्रोत के बारे में बताया था, क्योंकि हमने इस बात पर बहुत गौर फरमाया, हमने बहुत ध्यान दिया कि अगर हम प्राचीन भारत इतिहास को जानते हैं तो कैसे जानते, वो कितना ऑथेंटिक है, क्या क्या साधन है जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास की सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं, क्या प्रमाण है। तो पिछले क्लास में जैसा कि मैंने बताया कि लिखित सामग्रियां थी जो पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं कही गई थी, लेकिन फिर भी वह ऐतिहासिक थी। बहुत सारे मापदंड के आधार पर अगर हम देखें तो वह हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताने में बहुत अधिक सक्षम है। बहुत सारी जो रचनाएं थी, जो मैंने बताया कि रचनाकारों ने अपने स्वामी के लिए, अपने राजाओं के लिए गाए थे गुण, उनका वर्णन किया था, उनका यशोगान किया था। तो ये सारी बातें हो सकता है कुछ गलत भी हो, क्योंकि अगर कोई अपने राजा के बारे में गुणगान कर रहा है तो वो तो उसके सिर्फ अच्छी बातों को ही कहेगा, उसकी गलत बातों को तो वो बताएगा नहीं। तो बहुत संभावना बनती है, बहुत अधिक संभावना बनती है कि हमें इससे जो प्रमाण मिलते हैं हो सकता है 100% सही ना हो। जैसे कि हम मान लीजिए हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाण ने की थी। तो बाण उनके दरबार के चारण थे जो उनका यशगान करते थे, तो उनके बारे में गलत तो नहीं लिखेंगे, वो तो उनकी अच्छी अच्छी बातों को ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमें एक उदाहरण था, इस तरह से मैंने बताया कि लिखित सामग्री हो सकता है हमें सत्य के नजदीक ले जाने में थोड़ा अक्षम रहे, थोड़ा, बहुत नहीं, लेकिन यह पुरातात्विक स्रोत जो है यह हमें बिल्कुल सही और सटीक नॉलेज देता है उस समय के बारे में। इसमें किसी तरह की कोई पूर्वधारणा या किसी तरह का कोई प्रेम या किसी तरह का कोई जो भी मतलब एक अनुराग नहीं है। जो है उसके आधार पर हम उसके बारे में, उस समय के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है। तो पुरातात्विक अवशेष जो भी होते हैं वह पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा जांचे गए, परखे गए, समझे गए, उस पर बहुत रिसर्च करने के बाद उस पर हम जानते हैं, उसको समझते हैं। अक्सर हम क्या देखते हैं, पुरातात्विक अवशेष में क्या क्या उसके क्या क्या साधन हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले खनन से मिली हुई वस्तुएं। जब कहीं खुदाई होती है, अक्सर आप अभी भी कभी कभार अखबार में पढ़ लेते होंगे कि एक जगह खुदाई के दौरान एक कलश मिला जिसमें बहुत सारे सिक्के मिले, वो मुगल काल के थे।
या वो उससे भी पुराने थे। तो हम कैसे जान गए वो मुगल काल के थे? क्योंकि वो सिक्के जो निकले उसमें कहीं लिखा होगा, अकबर बाबर कुछ भी लिखा होगा ना, जिस राजा का सिक्का होगा उसके बारे में तो वो लिखा होगा किस राजा का सिक्का है, किस साल चलाया गया है, वो किस धातु का बना हुआ है, कितने वजन का है, हम बहुत कुछ उससे जान सकते हैं। तो इस प्रकार के खनन में, इस प्रकार के खुदाई में बहुत सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है। जैसे खिलौने मिल गए, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र मिल गए, औजार मिल गए, मान लीजिए बर्तन मिल गए, टूटे फूटे हंडी मिल गए, पीतल के कलश मिल गए, टूटे हुए खिलौने मिल गए, बैलगाड़ी मिल गए। तो इन सब को हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं और इससे हम उस समय के बारे में पता कर लेते हैं। है ना कितनी आश्चर्य वाली बात। मैंने ये बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में कि C14 कार्बन 14 एक पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु के का कितना पुराना है इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो इसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि खिलौने कितने पुराने हैं, ये बर्तन कितने पुराने हैं, किस उसमें अगर कुछ ऐसे लिखे हुए हैं जिससे हम जो हम पढ़ पाए हैं अभी तक, अगर वो पढ़ें तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो किस टाइम के हैं। तो इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं हमें मिलती है, जैसे बर्तन, मूर्तियां, औजार, खिलौने, ईंट, हथियार, बहुत सारे ऐसे ऐसे सामान हमें मिलते हैं जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास के सामाजिक स्थिति को जान सकते हैं। कैसे हम सामाजिक स्थिति को जानेंगे? हम अगर खिलौने पा रहे हैं, हम खेलने के तरह तरह के हम बॉल हमें मिल जा रहा है, हमें डंडे मिल रहे हैं, हमें कुछ ऐसी आकृति मिली है जिसमें लग रहा है कि बच्चे कुछ खेल रहे हैं, तो हम क्या बता सकते हैं कि उस समय मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाता था। हमें मान लीजिए कि एक मूर्ति मिलती है, उस मूर्ति में हम देखते हैं वो किस तरह के परिधान पहने हुए, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं अच्छा उस समय इस तरह के कपड़े पहने जाते थे, वो किस तरह के आभूषण का प्रयोग कर रहे हैं यह हमें पता चल जाता है। अगर हम एक घोड़ा गाड़ी देख रहे हैं तो हम क्या अंदाज लगा लेते हैं कि यह परिवहन का साधन उस समय ऐसा था। ये तो खिलौने हैं, हो सकता है इसी के का बड़ा रूप होता होगा, बैलगाड़ी होता होगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास की राजनीतिक स्थिति को भी जान लेते हैं, सामाजिक स्थिति को भी जान लेते हैं, वहां की धार्मिक स्थिति को भी जान लेते हैं, वहां की कला को भी जान लेते हैं, वहां की संस्कृति, सभ्यता, सबके बारे में हमें ज्ञान मिल जाता है। अब हम ये पूछें कि कला के बारे में हम कैसे जान जाएंगे? अरे ये जो खनन में सामान निकले हो तो साक्षात कला के ही नमूने हैं। मान लीजिए बहुत सुंदर कलश मिला है, बहुत अच्छी नक्काशी है, तो हम क्या जानते हैं कि वहां के लोग कलाकार प्रवृत्ति के थे, उनके जेहन में कला थी, वो कला प्रिय थे, है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में ये खनन से मिली हुई जो वस्तुएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब हम बात करते हैं उत्कीर्ण लिखित सामग्री। बहुत सारी लिखित सामग्री भी हमें मिली है, लेकिन इनमें से अधिकांश को अभी तक हमने नहीं पढ़ पाया है, हम समझ नहीं पाए हैं कि उसमें क्या लिखा, उसकी भाषा क्या है, उसकी लिपि क्या है, उस पर अभी तक शोध चल रहा है। लेकिन जिन को पढ़ लिया गया है उससे हमें बहुत अधिक जानकारी मिलती है उस काल के बारे में जिस काल में वह लेख लिखे गए। इसमें बहुत सारे लेख है, गुफा लेख, गुफा के अंदर लेख लिखे होते थे। हम
बौद्ध काल के बहुत सारे लेख इसमें पाते हैं। पाली भाषा में लिखे हुए बहुत सारे लेख हैं जो लोगों ने पढ़ लिया है, जो हम पढ़ सकते हैं और हम उस समय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। शिलालेख हैं, पत्थरों पे बहुत सारे लेख लिखे गए हैं। स्तंभ लेख है, बहुत सारे स्तंभ है जिनमें लेख लिखे हुए हैं। सारनाथ के स्तंभ है, यहाँ महरौली में स्तंभ है। इन सब में देखिएगा छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, किसी भी भाषा में जो भाषा उन लोग जानते थे उसका प्रयोग उन्होंने किया है। और जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की बात करें तो उस समय भी मोहरों पे बहुत सारे चीज लिखे हुए मिले हैं, लेकिन उसे हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं बहुत सही तरीके से। तो इस तरह ये उत्कीर्ण लिखित सामग्री ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, हमारे पुरातात्विक स्रोत है, हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। अब हम बात करते हैं अशोक के लेख। चंद्रगुप्त का पोता अशोक, महान अशोक महान, जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया था। अशोक का धम्म जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसने लोगों को मानव जीवन का क्या धर्म है अशोक ने बताया। और अशोक ने ये जो बताया अपने तरीके से बताया। आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारे साधन है, मीडिया के बहुत आयाम हैं जिससे हम अपनी बातों को बहुत तरीके से पहुंचा सकते हैं। बहुत दूर दूर तक हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं घर बैठ करके। अशोक के समय में क्या साधन थे? उसने अपने संदेश, अपने मैसेज को कैसे भी पूरे दुनिया तक फैलाया, देश से लेके दुनिया तक। उसने बहुत सारे शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, लघु शिलालेख, ये सब लिख करके, लिखवा करके भारत के विभिन्न भागों में उसे लगवाया, कोने कोने में लगवाया, जिसमें लिखा हुआ था क्या? अशोक के जो संदेश थे मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए। इससे हमें क्या पता चलता है? अशोक ने मानव हित के लिए अगर कुछ लगवा दिया, कुछ लिख दिया, तो इससे हमें क्या हो? हम कैसे उससे जान सकते हैं? नहीं, हम उससे बहुत कुछ जान सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राजनीतिक स्थिति या लाइफ या जीवन उस समय कैसा था, तो हम यह कह सकते हैं कि अशोक के समय में, जिस समय ये शिलालेख तैयार किया गया, उस समय राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहती थी। राजा चाहती थी कि प्रजा का कल्याण हो, वह ऐसा काम करे जो उसके इस लोक को तो छोड़िए, आगे के लिए भी उस अच्छा हो। यानी राजा जो है वह प्रजा वत्सल होती थी, प्रजा पालक होती थी, और प्रजा भी जो है राजा को पिता के समान समझती थी और उसकी आज्ञा का पालन करती थी। तभी तो वो शिलालेख आज तक इतने इज्जत से रखे गए। उनके प्रति, जनता के प्रति राजा के मन में किसी तरह का विरोधाभास नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति कितनी स्ट्रांग थी। सामाजिक स्थिति की बात करें तो ये भी हम उससे जान सकते हैं। कैसे? समाज में कैसे रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें मानव से तो प्रेम करना ही चाहिए, हमें किसी भी जीव से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह पशु भी क्यों ना हो। वो ऐसा कोई भी किसी भी चीज को हमसे किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। यह क्या बताता है? हमारी उच्च नैतिकता को बताता है, हमारा हाई मॉरल जो है वो बताता है। तो ये सामाजिक स्थिति को हम जान सकते हैं। हम आर्थिक स्थिति भी उससे जान सकते हैं। अशोक ने इतने बड़े बड़े शिलालेख,
इतने बड़े बड़े स्तंभ लेख पूरे भारत के कोने कोने में लगवाया, तो कैसे लगवाया? बहुत आसान काम तो नहीं था। उसने लगवाया क्योंकि वह आर्थिक रूप से भी मजबूत था। वह राजवंश जो था वह आर्थिक रूप से भी मजबूत था। उसने ऐसी व्यवस्था की जो बहुत ही खर्चीली हुई होगी कि गुजरात में लगा के आओ एक स्तंभ लेख को, एक को महाराष्ट्र में लगा करके आओ, एक को नागपुर में लगा करके आओ, एक को कर्नाटक में लगा करके आओ। यह क्या बताता है कि राजनीतिक स्थिति आर्थिक स्थिति मजबूत थी, जिसके कारण राजा ने बढ़ चढ़कर इस तरह के काम किए। कला तो साफ साफ दिख ही रहा है। शिलालेख जो बने, स्तंभ लेख जो बने, जो गुहा लेख हुए, उस समय क्या बताता है? उस समय की कला जो है बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की थी। लोग कला प्रिय होते थे, तभी तो इतने अच्छे अच्छे स्तंभ का निर्माण किया और उस पर इतने अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा। इतनी सारी बातें उन्होंने इन अभिलेखों में लिख दी। तो ये जो अशोक के लेख हैं ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें पुरातात्विक, हमारे पास पुरातात्विक स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में हमारी बहुत अधिक मदद की है। अब हम बात करते हैं अशोक के बाद बहुत सारी प्रशस्तियां, बहुत सारे राजाओं ने के समय में बहुत सारी प्रशस्तियां हमें देखने को मिलती है। प्रशस्ति का मतलब ये हम कह सकते हैं कि गुणगान, किसी राजा का प्रशस्ति, जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी हुई है। इससे हमें गुप्त राजवंश के बारे में पता चलता है। प्रतिहार वंश की प्रशस्ति मिली है, जिसमें हमें राजा भोज के बारे में पता चलता है। सेन वंश जो है बंगाल का, उससे हमें सेन वंश के बारे में पता चलता है। इन सब की प्रशस्तियां हमें मिली है, हमने पाया है, और उसे पढ़ करके हम इन वंश के बारे में, वहां की हर स्थिति के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जान जाते हैं। इसमें से हम क्या गौर करेंगे कि इसमें सरकारी और गैर सरकारी दो तरह के प्रशस्ति हैं। सरकारी वो हुआ जो सरकार के द्वारा यानी राजा के द्वारा लिखवाए गए हैं, और गैर सरकारी वो है जो सरकार के द्वारा नहीं बनवाए गए हैं या लिखवाए गए हैं। तो इन दोनों प्रशस्तियों को, हो सकता है कि सरकार के द्वारा जो लिखवाए गए प्रशस्ति हो उसमें सरकार के पक्ष की बात लिखी गई हो, लेकिन उसे हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते, वो पूरी तरह से बेकार नहीं है। उसमें कुछ कुछ मिलावट होगी, पूरी मिलावट नहीं हो सकती है। तो इन सरकारी और गैर सरकारी प्रशस्तियां जो है हमें भारत के बहुत सारे वंश के बारे में विस्तार से जानकारी देती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी लेख। हमने देखा कि देश में तो बहुत सारे लेख मिल गए हमें, विदेश में भी कुछ लेख हैं जो हमें भारत के ऐसे इतिहास की जानकारी देते हैं जो बहुत ही गौरवशाली था, बहुत ही समृद्ध था। कैसे? बोगासकोई, ये एक जगह है बोगासकोई, एशिया माइनर में मिला है ये। इसमें हमें भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पर्सिपोलिस और नक्श रुस्तम, ये भी यहाँ पर भी जो है विदेशी लेख मिले हैं जो हमें यह बताते हैं कि प्राचीन काल में भारत और ईरान का कैसा संबंध था। बहुत अच्छा संबंध था। यहाँ से व्यापारिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही मधुर संबंध
की चर्चा हमें विदेशी लेख द्वारा मिलती है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा प्राचीन भारत, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ तो कुछ ऐतिहासिक सामग्री को, यहाँ तो कुछ स्रोत ही नहीं है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का, ये तो कुछ है ही नहीं प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सारे प्रमाण हमें बताते हैं कि भारत का इतिहास एक गौरवशाली परंपरा को लिए हुए है। अब हम बात करते हैं मुद्राएं और सिक्के। जैसे कि मैंने बताया कि खुदाई में बहुत बार मुद्राएं मिल जाती। मुद्राएं मतलब सिक्के। उस मान लो कि हम राजा भोज का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में कभी घर बन रहा है, खुदाई हो रही है नींव के लिए, अचानक एक घड़ा निकल जाता है। देखा जाता है तो अरे ये तो प्रतिहार वंश के समय का है, वाह ये तो इस टाइम का है, ये तो राजा भोज के समय का है। अब उसमें से निकाला जाता, वाह जो कलश है ये तो खुद सोना का है, इसके जो सिक्के हैं इसमें सोना है, तांबा है, चांदी है। तो ये मिलना सीधे तौर पे देखे तो ये चांदी का सिक्का मिला, सोना का सिक्का मिला, कलश मिला, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जब हम उसे बहुत ही बारीकी से देखते हैं तो हम बहुत ही गौरवान्वित होते हैं कि इन सिक्कों या इन मुद्राओं से हमें उस इतिहास का पता चलता है जिसके बारे में हमें बहुत सही तरीके से लिखित ज्ञान नहीं मिला है, लिखित सामग्री नहीं मिली है। तो इन मुद्राओं में भारत के तो बहुत सारे मुद्राएं, भारत के राजवंश के तो बहुत सारे मुद्राएं मिली ही हैं। इसके अलावा आश्चर्य की बात है कि यूनान, पार्थियन, सीथियन, ये सब जो उस समय के बहुत सारे सिक्के मिले हैं, यहाँ के सिक्के वहां, वहां के सिक्के यहाँ, यह हमें बताते हैं कि इन विदेशों से या इन देशों से हमारे प्राचीन भारत के ताल्लुकात कितने मधुर थे और कितने गहरे थे कि हमें वहां की मुद्राएं यहाँ, यहाँ की मुद्राएं वहां प्राप्त हो रही है। अब हम बात करेंगे प्राचीन स्मारक। बहुत सारे प्राचीन स्मारक हमें मिले हैं। सामान्य सी बात है, हमने सबसे पहले तो अगर हम देखें तो 5000 ईसा पूर्व का के लगभग का हम देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो हमें मिल रहा है। हम चंद्रगुप्त मौर्य के काल के भी बहुत सारे अवशेष हमें मिले हैं जो हमें उस समय की वैभव और उस समय की समृद्धि का पता लगा देते हैं, बता देते हैं। इसके अलावा झांसी का देवगढ़ इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण, वहां पे मिला है मंदिर। अजंता एलोरा, ये जो गुफाएं हैं ये भी बहुत प्राचीन है। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्व स्रोत, पुरातात्विक स्रोत है हमारे लिए। वहाँ की मूर्ति कला, वहाँ की कला, वहाँ की जैसा कि मैंने बताया, हर राजनीतिक जीवन सामाजिक जीवन से जुड़ा होता है, सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन से जुड़ा होता है, आर्थिक जीवन कला संस्कृति से जुड़ा होता है, यानी सारा कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर राजनीतिक स्थिति अच्छी होगी तो सामाजिक स्थिति, सिंपल सी बात है, अच्छी होगी। सामाजिक स्थिति अच्छी होगी यानी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, इसका सामान्य सा भाव निकलता है कि वहां कला संस्कृति सभ्यता भी उच्च कोटि की होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो स्मारक हमें मिले हैं यह अपने आप में एक बहुत ही विशाल संग्रह लेकर खड़े हैं जो हमें बताते हैं कि प्राचीन भारत का क्या इतिहास था। हमें देशी स्मारक, तो मैंने बताया कि ये सारे देशी स्मारक हैं। आश्चर्य की बात कि विदेशी स्मारक भी हमारे पास बहुत है जो हमें बताते हैं कि भारत ना सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि वह दूर दूर तक उसका प्रभाव था।
हम देखते हैं जावा में, कंबोज में बड़े बड़े स्मारक मिले हैं जहाँ की मूर्ति कला जो है, जहाँ पे भगवान की मूर्तियां पाई गई हैं। हम देखते हैं कि मलाया में मंदिर पाए गए हैं, वहां पे गणेश, पार्वती, शंकर, ऐसी जितनी मूर्तियां हैं वहां पे हम पाते हैं। और इसे देखकर पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी कहा है कि उस समय भारत का की सभ्यता या वहां की संस्कृति या वहां का धर्म ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी बहुत अधिक प्रभावी था। इसके अलावा हम बाली द्वीप जो है वहां भी हम देखते हैं कि किस तरह प्राचीन भारत का वहां पे हमें पूरा साक्षात्कार होता है। वहां पे मूर्तियां, बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो हमें बताते हैं कि भारत सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं बल्कि हो सकता है वह अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी उसने अपना कदम उधर बढ़ाया था। तभी तो वहां पे हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति का दर्शन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जितने सारे स्रोत हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है पुरातात्विक दृष्टि से, और इसे हम ध्यान से देखें और इसे नोट करें। और आज के लिए मैं आपको इतना ही